जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं बात करने वाला हूं 22 सितंबर 2024 को यूपीएससी मेंस जो जीएस पेपर थर्ड नंबर का जो जीएस पेपर था, अगर बात करेंगे तो वैसे पेपर 4 है, लेकिन जनरल जीएस का पेपर है, थर्ड नंबर का पेपर है। ठीक है, पेपर नंबर जो इसके अंतर्गत में फोर्थ पेपर था, फर्स्ट ऐसे राइटिंग, तो उसके बाद में सेकेंड पेपर के अंतर्गत पे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, और उसके बाद में पेपर सेकेंड के थर्ड के अंतर्गत पे जनरल स्टडी का सेकेंड पेपर, और उसके बाद में पेपर फोर्थ के अंतर्गत पे जनरल स्टडी का पेपर थर्ड ये पेपर है। इसमें देख लेंगे 22 सितंबर 2024 को जो ये पेपर हुआ था 2024 का यूपीएससी मेंस का, पूरा इसके अंतर्गत पे देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे रिलेट की गई थी। सबसे पहले मैं इसके अंतर्गत पे आपको बता दूं कि किस किस टॉपिकों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस पेपर जो ये थर्ड नंबर का पेपर है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत तो हम क्या बात कर रहे हैं, जीएस पेपर जो थर्ड है वैसे पेपर नंबर 4 है ये। ठीक है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन है क्या क्या पूछी जाती हैं, और इसमें होता है जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो साइंस और टैक्स से एक टॉपिक, साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और इकोनॉमिक्स से बेस से यहाँ पर टॉपिक पूछा जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जिसको कहा जाता है उससे इंक्लूड हो जाता है, और उसके बाद में इन्वायरमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पूरा का पूरा टॉपिक होता है। और उसके बाद में आगे क्या पूछा जाता है, सिक्योरिटी बेस से, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक अलग से बुक्स आता है, आपको मालूम होगा, इससे पूछा जाता है। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, लगभग 7-8 टॉपिकों से यहाँ पर 7-8 बुकें होती हैं इनकी, उनसे आपके लिए पूछा जाता है सब्जेक्ट। प्रौद्योगिकी हो गया, एक प्रौद्योगिकी हो गया, क्लियर बता देता हूं, और दूसरा आर्थिक विकास जिसमें इकोनॉमिक्स से होता है, तीसरा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, फोर्थ नंबर का पेपर होता है इन्वायरमेंट साइंस, और 5 नंबर का है इसके अंतर्गत सुरक्षा सिक्योरिटी, और 6 नंबर का है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 6 टॉपिकों के बेस में लगभग 20 क्वेश्चन जो पूछा, लगभग क्या 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। और इसमें देखिए जैसे कि बात करेंगे तो पहले के जो थे बेसिक से जो न्यू बिगनर हैं तो उनके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट के 10 क्वेश्चन 150 वर्डों में, और पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, और उसके बाद में 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होता है 250 वर्ड का इसके अंतर्गत पे आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जैसे कि यहाँ पर चलेंगे जनरल स्टडी पेपर जो थर्ड है, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 250 वर्ड का यहाँ पर पूछा जाता है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात कही गई है, लेकिन हम उतना नहीं ले चलेंगे। किनसे क्या चीज़ पूछा गया वो चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट देख लेंगे, ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो, कंफ्यूजन भी आपको नहीं होना चाहिए। ये जीएस पेपर कौन सा है आपका, इसके अंतर्गत पे थर्ड है, और पेपर नंबर कौन सा है, ये फोर्थ है। और यहाँ पर बात करेंगे तो भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में क्वेश्चन देखिए ब्रेक करते हुए ले चलिएगा। सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। ये क्या है, आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक्स बेस से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। वापस पढ़ते हैं इसको। भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का क्या इसके अंतर्गत पर होता है, व्यय के स्वरूप एवं प्रकृति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। 150 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना था। मतलब पहले क्वेश्चन इतना तोड़ो, फिर उसके बाद में इतने को स्टडी कर ली, फिर उसके बाद में यहाँ पर तोड़ते हुए पढ़ लिया छोटे छोटे रूप से, तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स से बेस आर्थिक विकास से यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण है, कारण क्या है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको लिखना था, इन्फ्लेशन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ये टॉपिक भी आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की गई है। सबसे पहले देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, आपको इस इन्फ्लेशन बेस के अंतर्गत पे क्या है, और उसका आरबीआई की क्या भूमिका रहती है, कैसे वो इसके अंतर्गत पे प्रभावशील करता है, क्या किसी रोकना या इसको बढ़ाना, जो भी चीजें होती हैं मुद्रास्फीति में किस प्रकार से वर्क करता है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डिस्कस करना था। 150 वर्ड के अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, आपको स्पष्ट इसके अंतर्गत पर करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन देखिए, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधी, भूमि सुधार संबंधी बायोडाइवर्सिटी से इंक्लूड हो जाता है, तो उससे आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड नंबर का, और इसको स्पष्ट कीजिए, ऐसे पढ़िएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए
लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। देखिए इसके अंतर्गत पर आपसे ये भी क्या है, आपका जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मिलेट्स से आप काफ़ी चर्चा में देखते होंगे कि मिलेट से संबंधी क्या है, जैव विविधता के अंतर्गत में मिलेट संबंधी इंक्लूड हो जाता है। और भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को इसके अंतर्गत पर स्पष्ट करना था 150 वर्ड के अंतर्गत पे। उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन सामग्रियों के संदर्भ में क्या है क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। यह आपका टॉपिक किससे रिलेटेड किया गया, ये चीज़ देखिए, आपके जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। यदि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर, मतलब पेटेंट हासिल करता है भारत, किस चीज़ों में पेटेंट हासिल करता है आप जानते हैं, दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट साइंस से रिलेट हो जाता है। इन्वायरमेंट साइंस और बायोडाइवर्सिटी से दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेते हुए चलेंगे जब हम स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। तो जब हम इसको टॉपिक को लिखेंगे वैसे क्लियर है क्या है, बायोडाइवर्सिटी से आपका टॉपिक रिलेट हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है। और इन्वायरमेंट साइंस साथ में आ जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन है साथ में। उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे, जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है और इसके क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे। क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है और उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, लगभग 4-5 क्वेश्चन है इसके अंदर में तोड़ के आपके लिए रिलेट किया गया। तो क्या है क्वेश्चन वापस देखते हैं, राजमार्गों पर जो चीज़ें क्या होनी है, इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाया गया। साइंस और टेक से आपके लिए क्वेश्चन रिलेट किया गया, प्रौद्योगिकी संबंधी जो पूछा गया है, इसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाती है। क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आया। साइंस और टेक से रिलेट किया गया। 4-5 क्वेश्चन है साथ में रिलेट की गई है। 150 वर्ड में आपको 10 मार्क्स में इसके अंतर्गत पे रिलेट करना था, लिखना था। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट साइंस से आपके लिए पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण, भारत में जो नदी का जल है उसमें औद्योगिक प्रदूषण को प्रवाहित किया जाता है और यह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल क्या किए गए हैं, उनमें इसमें क्या करना था, 150 वर्ड इसके अंतर्गत पे लिखना था। इन्वायरमेंट साइंस से आपका पूछा गया, ठीक है। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। 8वें नंबर का जो है करंट के साथ साथ में रिलेट हो जाता है, सारे के सारे टॉपिक, ये नहीं कि पर्टिकुलर उसी चीज से रिलेट है। और 8वें नंबर का टॉपिक है, भारत में प्रमुख परियोजनाओं का, जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना 8वें नंबर का आपको इन्वायरमेंट साइंस से पूछा, तो उसके साथ में साइंस टैग भी इंक्लूड हो जाता है। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, एटसेट्रा, ये चीजें साथ भी रिलेट हो जाती हैं। तो आपको देखना है और समझना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या चीजें हैं, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जिसको क्या कहा जाता है, EIA कहा जाता है, ठीक है। एनजीओ बेस के अंतर्गत पर जो आता है, परिणामों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं, सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण, 4 एग्जाम्पल इसके अंतर्गत पर देना। 150 वर्ड है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो वापस क्वेश्चन रिलेट करते हैं, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता की इसमें क्या भूमिका निभाते हैं, सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण इसके अंतर्गत पर आपको डिस्कस करना था। काफी अच्छा है, इन्वायरमेंटल साइंस से पूछा गया। साथ साथ में थोड़ा सा आप यहाँ पे साइंस टैग भी हल्का सा रिलेट कर सकते हैं, एनजीओ संबंधी जो वर्क करते हैं, आगे जब लिखेंगे अंदर तो तब वाले में। वैसे तो इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है। 9 नंबर का है, ये भी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया
उठाया है, नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। देखिए ये है आपका पूछा गया सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी बेस के अंतर्गत पा जाता है या एक्सटर्नल बेस के अंतर्गत तो पूरा रिलेट हो जाता है। समझाइए कि नार्को आतंकवाद क्या है। सबसे पहले नार्को टेररिज्म जिसको कहा जाता है, संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। नार्को आतंकवाद जो है नार्को टेररिज्म से निपटने के लिए समुचित उपायों पर अपने सुझाव आपको 150 वर्ड के अंतर्गत में इसमें प्रस्तुत करना था। ठीक है, ये किससे है अगर बात करेंगे तो ये पूछा गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ये चीज आ जाता है डिजिटल बेस के अंतर्गत पे, जो पर्सनल से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 के अंतर्गत पे, इसके संदर्भ में प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। ये आपका साइंस और टेक्स्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में 11 नंबर, अब यहाँ से लॉन्ग टाइप आंसर शुरू हो जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11 नंबर का जो यहाँ पर है, भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है। क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। भारत में जो श्रम बाजार है उसके सुधारों के संदर्भ में, श्रम बाजार है जो इसके अंतर्गत पे लेबर कोड्स पे इसकी बात कही गई है, उसमें चार क्या है श्रम संहिताओं को इसके अंतर्गत पे इंक्लूड करना था। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेबर मार्केट के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर जो लेबर कोड्स बेस के अंतर्गत की बात कही गई, संहिताओं की बात कही गई है, उसके गुण और दोषों की विवेचना करनी थी और इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुआ है, क्या डेवलप्ड इसके अंतर्गत पे हुआ है, उसके अंतर्गत पे यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुआ है उससे रिलेटेड करना था। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। 250 वर्ड 15 मार्क्स का यहाँ पे लिखना था। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इनकी उपलब्धियों की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। सबसे पहले देखना है कि आखिर उड़ान योजना किससे संबंधित है और इसका क्या चीज है। भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी मतलब इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पाया जाता है, तो वायु कनेक्टिविटी से संबंधित जो चीजें हैं इसके अंतर्गत पे एयरबेस की बात कही गई है। तो वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है, इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। भारत में जो क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी है तो उसके विस्तार की आवश्यकता क्या है, सरकार ने इसी के अंतर्गत पे क्या उड़ान योजना क्या है, किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, इसकी उपलब्धियां क्या, सारा का सारा इसके अंतर्गत पे 250 वर्ड में इसमें डिस्कस करना था। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या है, अगर बात करेंगे तो इन्वायरमेंट साइंस से साथ साथ में रिलेट हो जाता है। और उसके बाद में 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताई गई। इरिगेशन की बात कही गई है, इरिगेशन सिस्टम्स की बात कही गई। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, सिंचाई प्रणाली के सामने क्या चुनौतियां हैं और कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय क्या है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड हो जाएगा, साथ में थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी ले चलेंगे और साइंस टेक सब चीज मतलब कॉम्बिनेशन इसमें चलेगा, लेकिन खास तौर पे बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। लॉन्ग टाइप जो है हाल ही के दिनों में भारत में इरिगेशन से संबंधित है, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत में सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाते हैं। तो कुशल इरिगेशन के संबंधी सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए उनसे यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है, पहले से लेकर अभी तक वाले में। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, इसका विवेचन कीजिए। 2-3 क्वेश्चनों में तोड़ा गया। भारत के अंतर्गत पे कृषि कीमतों में स्थिरीकरण के लिए मतलब स्टेबलाइजेशन से शुरू करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पर, एग्रीकल्चर से प्राइस बेस के अंतर्गत पे स्थिरीकरण के लिए आपका क्या किया जाता है, भंडार किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट करना है, उसका क्या वैल्यू है, महत्व क्या है, और बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां और इसकी क्या, इसके अंतर्गत में कौन कौन सा चैलेंजेस इसके अंतर्गत में निकल के आती है, उनको विवेचना करना था। अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ये चीजें में थोड़ा सा इकोनॉमी बेस भी इंक्लूड हो जाता है, थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा इन्वायरमेंटल साइंस, 2-3 चीजों को लेकर चलते हैं। जैसे इसे बफर स्टॉक के अंतर्गत में भंडार से संबंधित चुनौतियां हैं, तो इन्वायरमेंट का इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बेस के अंतर्गत में इसका प्रोडक्शन बेस या जो भी चीजें हैं, फिर इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत में क्या चीजें होती हैं, महत्व क्या चीजें हैं, तो ऐसे टॉपिक का रिलेट हो जा रहा है। उसके बाद में साइंस और टेक का क्या यूज है, 2-3-4 टॉपिक एक साथ में रिलेट हो जाता है। वैसे बायोडाइवर्सिटी बेस से यहाँ पे टॉपिक रिलेट है। उसके बाद में 15वें नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है,
विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के प्रमुख गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आप क्या है, दूषित वाटर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो इस संकट का समाधान करने के लिए कौन कौन सी वैकल्पिक तरीके हैं। इस मतलब जो खराब पानी आप पीते हैं तो उसमें जो समाधान के लिए आप कौन कौन से वैकल्पिक तरीके इसके अंतर्गत पर अपना रहे हैं, ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के प्रमुख गुणों और दोषों को उल्लेख करते हुए संक्षेप में आपने इसके अंतर्गत पर चर्चा करनी थी। इन्वायरमेंट साइंस यहाँ पर रिलेट हो जाता है, साइंस टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर साथ साथ में रिलेट हो जाता है, और बायोडाइवर्सिटी के कुछ चीज़ें पॉइंट है यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो लिखते टाइम पर, जिस कंडीशन के अंतर्गत पर जो चीज़ें फॉलो होंगे। वैसे तो इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पे पानी गंदा हो रहा है तो इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है तो तभी ये चीज़ें हो रही है, और इन्वायरमेंट साइंस से ये टॉपिक हो गया। फिर अब आप लिख सकते हैं इसमें निवारण के लिए साइंस टेक के क्वेश्चन है जैसे रिलेट करके, और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी का क्या चीज़ें यहाँ पर रह रहा है तो 250 वर्ड के अंतर्गत पे यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद में बात करेंगे तो एस्टेरॉइड्स की बात करेंगे। 60 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, शूद्र ग्रह क्या है, इनके जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं। ये देखिए साइंस और टेक से क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट आर द एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इनके जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है और ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई है। 60 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक समझ गए होंगे किससे है, साइंस और टेक से क्वेश्चन पूछा गया। 70 नंबर का क्वेश्चन है आपदा प्रतिरोध क्या है। देखिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट से अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। पहला जो चीज़ें हैं इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, इसके अंतर्गत में कहा गया है कि एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई ढांचे 2015 से लेकर 30 के अंतर्गत पर जो यहाँ पर वैश्विक लक्ष्यों का भी जो उद्देश्य रखा है उसको उल्लेख करना है। इसके अंतर्गत पर वैश्विक लक्ष्यों का भी इसके अंतर्गत पर उल्लेख करना था। ये क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से पूछा गया। आपदा प्रतिरोध क्या है इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो डिजास्टर से पूछा गया और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बन गया इसके एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए, तीसरा क्वेश्चन। और 4th नंबर का बन गया साथ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे 2015 से लेकर 30 के वैश्विक लक्ष्यों का भी इसके अंतर्गत पर उल्लेख करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर, 4-5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर रिलेट बन गई है, ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया यहाँ पर देख लेते हैं कि किस टॉपिक से है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। देखिए ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट से है और इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका पूछा गया जिसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। क्या है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा बन गया पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन बन गया भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना। क्या साइंस टेक का यूज कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बेस से क्या है, इन्वायरमेंट बेस के अंतर्गत पे वैसे क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और क्या चीज आप रिलेट करेंगे सारा का सारा 250 वर्ड के अंतर्गत पर आप यहाँ पर लिखेंगे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालीन अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन VIM योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले
वाले विकास कार्यों का को भी उल्लेखित कीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हमने देख लिया कि यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछा गया है भारत के अंतर्गत पे, तो वही यहाँ पर टॉपिक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालीन अशांत सीमा है। भारत का क्या है, चीन और पाकिस्तान के साथ में रिलेशन सही नहीं है, अशांत सीमा पहला क्वेश्चन, जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं, अनेक विवादास्पद इसमें मुद्दे हैं, ठीक है आप समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड बना है, सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बनता है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन VIM योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी साथ में रिलेट करना है। मतलब पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, चार क्वेश्चन है इसमें रिलेट हो गया। और ये किससे, इंटरनल सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप से 250 वर्ड में इसमें लिखना था। देखिए उसके बाद में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये किससे पूछा गया, सबसे पहले देख लेंगे। सोशल मीडिया एवं को गोपित, जिसको कहा जाता है एनक्रिप्टिंग सिस्टम, जो यहाँ पर कहा गया है, एनक्रिप्टिंग से यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया, एनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं, इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। ये देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से भी है और इसका साइंस और टेक से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन रिलेट हो जाता है, जिसमें क्या कहा गया है कि सोशल मीडिया एवं को गोपित, जिसको कहा जाता है इनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं, इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव इसके अंतर्गत पर आपको देना है। क्या है वह लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, वापस रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन बना था, सोशल मीडिया एवं इनक्रिप्टिंग्स को गोपनीय संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं, पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया, सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं, और उसके बाद में इन समस्याओं को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर बनी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साथ में साइंस और टेक भी इसके अंतर्गत पर रिलेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूपीएससी जीएस पेपर 3rd नंबर का जो पेपर हुआ था आपका, इसके अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे क्या है, साइंस और टेक हो गया, इकोनॉमिक्स बेस, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जो टॉपिक है पूछी गई थी, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम बेस के अंतर्गत पे किस प्रकार की क्वेश्चन है पूछी गई जीएस पेपर 3rd के अंतर्गत पे, पूरा शॉर्ट रूप से हमने देख लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, शॉर्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने बात करी है यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3rd, जिसके अंतर्गत पे कौन कौन से क्वेश्चन है पूछी गई, शॉर्ट रूप से समझा दिया है और डिस्कस भी हमने कर लिया। आने वाले समय पर हम अगर टाइम होगा तो डीपली हर क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों, यदि आप इसके एस्पिरेंट हैं, न्यू बिगिनर हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के अंतर्गत पे किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछी जाती है और 2024 में यूपीएससी मेंस के अंतर्गत पे जीएस पेपर 3rd में किस प्रकार की क्वेश्चन है पूछी गई थी, और पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में मैं नेक्स्ट पेपर जीएस पेपर 4 एटसेट्रा जो भी और पेपर होंगे तो सारे के सारे टॉपिकों को रिलेट करते हुए ले चलूंगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।